Students, I'm Shon Tiwari from my Ganga संस्कार एकेडमी। और आज की इस कक्षा में आप सभी के लिए मैं आपकी विज्ञान विषय का सेकंड लेसन आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेसन में मैंने आपसे इसे चर्चा की है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में क्या महत्व है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग से मानव के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई, कैसे कार्य उनसे आसान हुए, किन किन उपकरणों की खोज हुई, आविष्कार हुए, इन सभी के बारे में हमने फर्स्ट लेसन से जाना। अब आज जो हम आप सभी से सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकंड लेसन क्या है हमारा, रेशों से वस्तुओं तक। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन में कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े मुझे कहाँ से प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या है और इनके गुण क्या हैं। आपने देखा होगा हम लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े जैसे पहनते, जैसे रेशम के कपड़े, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, सिल्क के कपड़े, अनेकों प्रकार के कपड़े डिजाइन में हम लोग आज पहनते हैं। जीन्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे निर्मित हो रही हैं, कहाँ से इनका उद्गम है। तो आज इस पाठ के माध्यम से हम निम्नलिखित चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज हमें यहाँ पर जो दूसरा लेसन का अध्ययन करना है, आज इस लेसन के माध्यम से हम सबसे पहले निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, अर्थात जो पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद ऊन प्रदान करने वाले जंतु, अर्थात वे जीव जंतु जिनसे हमें ऊनें प्राप्त होती हैं, ऊन प्राप्त होती है, वो कौन कौन से जंतु होते हैं। ऊन को तैयार करने की फिर विधि क्या है, कि कितने चरणों में हम ऊन को प्राप्त करते हैं। इसके बाद चौथा है उद्देश्य हमारा रेशम और रेशम के कीट का जो जीवन चक्र है और उनसे जो रेशम प्राप्त करने की जो विधि है वह क्या है और वह कहाँ प्राप्त हुई, कि सबसे पहले किस देश में रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त किया गया। इसके बाद दैनिक जीवन में जंतुओं रेशों की उपयोगिता एवं महत्व क्या है, अर्थात हमारे जो दैनिक जीवन में जो हम आज यूज़ कर रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों का और पहन रहे हैं, वो किस प्रकार के जंतुओं के रेशों से प्राप्त हुए और उनकी उपयोगिता क्या है और उनका जीवन में महत्व क्या है, इम्पोर्टेंट रोल क्या है हमारे ह्यूमन लाइफ में। तो आइए विद्यार्थियों, हम इस पाठ का अध्ययन करना आज प्रारंभ करते हैं। और फर्स्ट लेसन में हमारा जो शेष वर्क रह गया था लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि मैंने आपको पिक्चर्स के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप सभी विद्यार्थी आज प्रथम लेसन को, फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर लेंगे फेयर कॉपी में, और संपूर्ण लेसन आप मुझे मेरे ग्रुप पर सेंड करके चेक कराएंगे ताकि आपके विषय को चेक किया जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इन सभी उद्देश्यों के बारे में आज हम आप सभी से चर्चा करते हैं। देखिए कक्षा 6 में भी हमारा यह लेसन था रेशों से वस्तुओं तक, जहाँ पर हम सभी ने कपास और जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा था कि कपास कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है और इसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है। इसी प्रकार से जूट क्या है और जूट कैसे प्राप्त होता है और इसका भी उपयोग और महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसके बारे में हमने आपसे पढ़ा था। सबसे पहले बात करते हैं पौधों से प्राप्त रेशे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पौधों से प्राप्त रेशे क्या कहलाते हैं। पौधों का अर्थ यह है पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के रेशे, जिन्हें हम पादप रेशे भी कहते हैं। तो पौधों से प्राप्त रेशों को पादप रेशे कहते हैं और ये पादप रेशे कहलाते हैं, जिसमें कपास, जूट, नारियल, फ्लेक्स आदि जो रेशे हैं वह हमारे पादप रेशे कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक खेती होती है सन की खेती जिसे हम कहते हैं। आपने देखा होगा सन की खेती हमारे जो दादा परदादा लोग हुआ करते थे, वह बरसात के मौसम में घर बैठ करके एक
परंपरागत चक्री टाइप का एक उपकरण हुआ करता था लकड़ी का, जिससे वह रस्सी बनाया करते थे। तो आपने देखा होगा कि जो सन हुआ करता था उसकी एक लाठी सी लंबी लंबी सी लकड़ी सी हुआ करती थी, उसको वह भिगोया करते थे, और भिगोने के बाद जब वह सड़ जाया करता था तो उसका जो ऊपरी हिस्सा रहता था उसको वह खींच करके सुखा लिया करते थे, और उसको ऐंठ करके हाथों से उसको रगड़ करके उससे रस्सियां बनाया करते थे। तो जिस प्रकार से सन वो भी हमारा एक पादप रेशा ही है। इसके बाद जंतु रेशों की बात करें तो जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वो हमारे जंतु रेशे कहलाते हैं, जिसमें आपके भेड़, याक, ये जो देख रहे हैं ये घने बालों वाली भेड़ है, याक है, ऊंट है, लामा है, बकरी है, अंगोरा बकरी है और एल्पैका है। तो ये जीव जंतु जो आप देख रहे हैं, इन जीव जंतुओं से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं, इन रेशों को हम जंतु रेशे कहते हैं, या इन जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वो जंतु रेशों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला हमारा एक उद्देश्य था कि पौधे एवं जंतु रेशे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने यह जाना कि पौधे एवं जंतु रेशे क्या कहलाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम दूसरे उद्देश्य की, सबसे ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो ऐसे जीव जंतु जो हमें ऊन प्रदान करते हैं, और ऊन को तैयार करने की विधि क्या है और किस प्रकार से ऊन प्राप्त की जाती है, आइए इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घने बालों वाली जो भेड़ें हैं। तो घने बालों वाली जो भेड़ है माय डियर स्टूडेंट्स, वो जो उससे जो ऊन प्राप्त होती है वो, इसके बाद याक है। आपने देखा होगा कि घने वाले जो भेड़ है वो अधिकांशतः सभी जगहों पर प्राप्त पाई जाती है। इसके बाद याक आपके अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में यानी तिब्बत आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हिमाचल क्षेत्रों में। और ऊँट की बात करें तो ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। लामा भी आपका तिब्बत क्षेत्र में पाया जाता है। बकरी और अंगूरा बकरी की बात करें तो ये कश्मीरी बकरियां हैं, ये कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। और एल्पैका नामक जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में अधिकांश रूप में पाया जाता है। तो ये सभी प्रकार के जितने भी आपके ये जंतु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है हमें। ये सभी जीव जंतु हमें ऊन प्रदान करते हैं। तो सामान्यतः भेड़ की त्वचा बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। तो ऊन किसे कहा जाता है कि जो घने बालों वाली जो भेड़ें होती हैं, बकरियां होती हैं, और इनकी जो ऊपरी ऊपरी खाल होती है या धागे नुमा तंतु नुमा जो ऊपरी हिस्सों पर जो बाल होते हैं, इन्हीं को हम ऊन कहते हैं। हालांकि कुछ अन्य जंतु भी हैं, याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीरों के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में प्राप्त किया जाता है। आपने देखा होगा आज हम जो सर्दी के मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार के ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं, वह हमें इन्हीं जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली ऊनों से निर्मित होकर के बनाए जाते हैं, जिनका हम अपने घरों में उपयोग करते हैं। अच्छा, जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से प्राप्त ऊन प्राप्त किया जाता है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि हमने आपसे बात की, अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन और कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन नाम की सालें बनाई जाती हैं। तो अंगोरा बकरी यानी जो बकरी का नाम है, उसी के लिए ऊन का भी नाम रखा गया अंगोरा बकरी। और जो बकरी है ये कश्मीरी बकरी है, जिसमें पश्मीना नाम की जो शॉल आज हम उपयोग करते हैं, वो दोनों ही शॉल इन्हीं दोनों जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात करें, याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पैका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु और मौसम और अनुकूल वातावरण के हिसाब से वहाँ पर उन जंतुओं से ऊन प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं, ये तो थी कि ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, उनको प्रदान करने वाले जीव जंतु कौन से हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा उद्देश्य हमारा जो था वो मैंने यहाँ पर जाना कि माय डियर स्टूडेंट्स, ऊन प्रदान करने वाले जंतु क्या हैं। अब बात करते हैं ऊन को तैयार करने की विधि क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ऊन जो है
6 चरणों में प्राप्त होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक दो पॉइंट और बताना चाहूँगा। एक तो नमक के वर्णात्मक प्रजनन क्या कहलाता है। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के ऊनों को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट किस्म की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो यहाँ पर ये वर्णात्मक प्रजनन को मैंने डिफाइन किया क्या, कि विभिन्न प्रकार की उत्कृष्ट किस्म की भेड़ है जिनसे हमें अधिक से अधिक मात्रा में और कई प्रकार की ऊन प्राप्त हो सकती है। ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए उनके जनक के रूप में इनके चयन की जो प्रक्रिया है, उस चयन की प्रक्रिया को हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अब ऊन तैयार करने की विधि क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऊन को प्राप्त करने की जो विधि है वह हमारी 6 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले तो चरण क्या है? भेड़ के बालों की कटाई, अर्थात भेड़ की जो ऊपरी सतह पर, स्किन पर जो उसके बाल लटकते हैं बड़े बड़े आकार में, उनको सबसे पहले कटाई की जाती है। कटाई करने के पश्चात उनकी एक क्रिया है अभिमार्जन की क्रिया। तो अभिमार्जन का अर्थ क्या है? देखिए, जो हमारी भेड़ों की जो बाल होती है उनमें धूल, मिट्टी, चिकनाहट आदि कई प्रकार की गुण उसमें विद्यमान होते हैं या मिले हुए होते हैं। तो इस सभी को हटाने के लिए इनके बालों को पानी से धोया जाता है बड़ी बड़ी टंकियों में। ठीक है, बड़ी बड़ी टंकियों में इनके बालों को भिगोया जाता है। भिगोने के पश्चात इनकी सफाई आदि की जाती है और सफाई करने के बाद इनमें धूल मिट्टी के कण या चिकनाहट जो हुआ करती है वो इनकी खत्म की जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। तो अभिमार्जन समझ में आ गया कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से लाई गई ऊन को बड़ी बड़ी टंकियों में पानी से धोने की जो प्रक्रिया है वह अभिमार्जन कहलाती है। इसके बाद तीसरी जो क्रिया है वो है छटाई की क्रिया। चौथा, छटाई के बाद कताई, कताई के बाद फिर रंगाई। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि मार्केट में भिन्न भिन्न कलर्स की ऊन आती हैं, तो ये रंगाई की क्रिया है। इसके बाद ऊनी धागा बनाना। तो इस प्रकार से ऊन को तैयार करने की विधि है, अर्थात जिस ऊन से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, वह ऊन हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है? वो 6 चरणों में होती है। पहला, सबसे पहले भेड़ों से बालों की कटाई, फिर उनकी धुलाई, सफाई, तीसरा छटाई, फिर कताई और रंगाई के बाद ऊन का धागा बनाना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा द्वितीय लेसन रेशों से वस्त्रों तक में, जिस पर मैंने आपसे पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे किन्हें कहते हैं, ऊन प्रदान करने वाले जंतु क्या हैं और ऊन को तैयार करने की विधि क्या है, मैंने आपसे इन 3 चीज़ों के बारे में चर्चा की। चौथा है रेशम के कीट और उनके जीवन चक्र और रेशम से रेशम प्राप्त करना कैसे होता है, और दैनिक जीवन में जंतुओं की उपयोगिता क्या है रेशों की। तो इसके बारे में मैं आपसे कल चर्चा करूँगा। तब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को देख करके उसका अध्ययन करें और अध्ययन करने के पश्चात यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।